So, Sohail, how are you? Good. How are you, sir? Good evening. अच्छा, कैसा चल रहा है अक्टूबर? बस सब खैर खैरियत है यहाँ पे अच्छा, थोड़ा. It's getting cold. हम्म अभी हम लोग कहीं बाहर गए थे तो वापसी पे टेम्परेचर लो फिफ्टीज में था और अच्छा. सपोज टू गो टू हाई फोर्टीज मिड फोर्टीज टुनाइट, तो थोड़े थोड़े से मौसम के ठंडे होने के असरात आ रहे हैं। के साथ साथ हैलोवीन की भी कुछ तैयारी है। हैलोवीन तो इस दफ़ा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हो रही है। Nobody is planning on trick or treating, which is good. बिल्कुल You know, we doing it for a very long time, so बिल्कुल my son is also growing out of it. So, or is everything is okay on your side? बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, तो आज जो हम किताब रिव्यू करने जा रहे हैं उसके लिए आप तैयार हैं? जी बिल्कुल. ओके, सो मैं अभी इसका जो टाइटल है वो शेयर करता हूँ और उसके बाद थोड़ा सा मैं ऑथर के बारे में बताऊंगा और फिर विल जस्ट टेक थिंग्स फॉरवर्ड। Let me switch the phone off. तो आप मेरे ख्याल है सब देख सकते हैं कि ये किताब है सैपियंस और इसके ऑथर हैं युval नोआ हरारी। सो सैपियंस बेसिकली, जिससे कि सब टाइटल कह रहा है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। तो अभी सोहेल इसको समराइज करेंगे, मगर उससे पहले मैं हरारी के बारे में बताऊंगा। ही इज अ हिस्टोरियन बाय एजुकेशन, the Cambridge University PhD, academic, scholar, speaker, uh, a wise man of our time, intellectual voice of our times. He is originally from Israel. He lives between Tel Aviv and London, but he travels. पूरी दुनिया में travel करते हैं. And he's not a practicing Jewish. He's more of a humanist. तो इन्होंने ये जो किताब लिखी, इससे ये इनकी शोहरत सबसे ज़्यादा किताब सीरीज के बाद इनकी कई और किताबें भी आई, जिसमें एक होमोडियस के नाम से भी किताब है जो होमोसेपियन से आगे अगर कोई इवोल्यूशन होती है तो उसके बारे में। ऑब्वियसली दैट्स नॉट हिस्ट्री, इट्स अबाउट इमेजिनेशन। और एक किताब जो बहुत रिसेंटली अभी लास्ट ईयर आई है, उसका नाम है 21 सॉल्यूशंस फॉर 21st सेंचुरी। उसमें उन्होंने कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज को सामने रख के कुछ सोल्यूशन दिए हैं उनकी तेजी से होने वाले जो चेंजेस हैं टेक्नोलॉजी और साइंस। तो ये एक इनका बैकग्राउंड है। इसको सामने रखते हुए आई आस्क यू कि आप जरा इस बुक को समराइज कर दें फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स। Thank you, Hasan. देखिए, अगर एक लाइन में बुक को हम इस बुक को डिस्क्राइब करें तो बेसिकली ये जो किताब है ये इंसान के शऊर के इर्तिका को की कहानी है. ये किताब एक टाइमलाइन की फॉर्म में चलती है, पूरे सारे चैप्टर्स एक एक करके. और वो जो टाइमलाइन है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि उसमें वो कहते हैं कि जो बिग बैंग का आगाज, बिग बैंग हुई 13.5 बिलियन ईयर्स पहले, जिसके नतीजे में ये कायनात वजूद में आई. तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले हमारा जो घर है प्लैनेट अर्थ वो वजूद में आता है. उसके भी 1 बिलियन साल बाद पहला लिविंग क्रिएचर, पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म वजूद में आता है. तो 13.5 बिलियन साल पहले जो लिविंग क्रिएचर वजूद में आ रहा है उसको इंसान बनते 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 इतना टाइम लग गया कि पहला होमोसैपियन दुनिया में उसका रिकॉर्ड 2 लाख साल पहले सिर्फ आता है. अगर बिग बैंग हुई है समझ लें 13.5 बिलियन साल पहले, तो पहला इंसान सिर्फ अभी 2 या 2.5 लाख साल पहले आता है, होमोसेपियंस. आप इसके बारे में बात करोगे? हाँ, होमोसेपियंस तो और भी बाद में आते हैं, मगर जो जीनस है तो फैमिली होमो जो चिंपैंजी से निकले वो 2.5 लाख साल पहले आते हैं। उसके बाद उसमें कई स्टेजेस हैं सेपियंस से आते आते। तो 70,000 साल पहले, तकरीबन 70,000 साल पहले कॉग्निटिव रेवोल्यूशन की ये बात करते हैं. इंसानी सोच की इर्तिका का एक जो पहिया चला जोर से, और उसके नतीजे में हुआ कुछ यूं कि 30,000 साल पहले नियांडरटॉल्स, होमो नियांडरटॉल्स एक्सटिंक्ट हो गए. 13,000 साल पहले होमो फ्लोरेसियंसेस और
होमो इरेक्टस भी एक्सटिंक्ट हो गए। अब बात है कि सिर्फ जितने भी होमो सैपियंस हैं उन्होंने ओलंपिक्स को अकेले खेलना शुरू कर दिया। 12,000 साल पहले ज़राअत का या एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन डिस्क्राइब्ड है। 5,000 साल पहले पहली दफा कोई ह्यूमन किंगडम एस्टैब्लिश होती है दुनिया में, और उस किंगडम के साथ साथ पहली दफा इंसान को पैसे का या करेंसी का या मनी का कॉन्सेप्ट आता है। और उसके साथ साथ जब मनी का कॉन्सेप्ट आता है तो उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है। इंसान ने तकरीबन 5,000 साल पहले लिखना सीखा। ये मनी का कॉन्सेप्ट, 5,000 साल पहले लिखना, स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट, ये दोनों चीजें ने मिला के पहला पॉलीथियस्टिक रिलीजन जो है उसको जन्म दिया। पॉलीथियस्टिक रिलीजन के 3,000 साल बाद क्रिश्चियनिटी सामने आती है, और क्रिश्चियनिटी के 500 साल बाद इस्लाम। साइंटिफिक रेवोल्यूशन बात है सिर्फ पिछले 500 साल पुरानी, और उसके बाद जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसकी कहानी शुरू होती है 200 साल पुरानी। इसके अंदर एक जगह हरारी साहब फरमाते हैं कि किसी ने उनसे पूछा कि डू यू बिलीव इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डू यू बिलीव इन इंटेलिजेंट डिजाइन रादर, तो उन्होंने कहा कि आई डू बिलीव इन इंटेलिजेंट डिजाइन, बट आई सी इंटेलिजेंट डिजाइन कमिंग आफ्टर the Big Bang and the human evolution, and the means of intelligent design is Homo sapien itself, rather than कोई divine being हो जो intelligent design को create कर रहा हो। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया इस चीज को। मैंने थोड़ा सा इसको सम अप किया, यू कैन गो अहेड और आप cognitive revolution के बारे में बताइए। अच्छा, अब ये आपने बहुत अच्छा इसको एक हिस्ट्री का ओवरव्यू दिया जो इस किताब में भी बताया हुआ है, और उसमें जो चीज़ आगे आती है, थोड़ा सा मैं उसको बैकग्राउंड बता दूं जो 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 इस किताब में लिखा हुआ है। ऑब्वियसली ये Harari is not an evolutionary biologist, but he's taken a lot of information from evolutionary biology। तो वही कहते हैं कि जब ये होमो सेपियन तकरीबन 1 लाख साल पहले निकला है अफ्रीका से, कॉन्गो रिवर के ईस्ट बैंक के पास से ये स्टार्ट हुआ है ये प्रोसेस, जो अभी पता है हमें, जिसका स्केलेटन्स के फॉसिल्स के जरिए, और ये फिर निकला है नॉर्थ वर्ड अफ्रीका से निकलते हुए ये सेंट्रल एशिया और यूरोप, जिसको यूरेशियन प्लेट कहा जाता था, यानी यूरोप और सेंट्रल एशिया का जो लैंड मैस था, तो वहाँ पे उसकी मुलाकात निएंडरथाल से होती है। अब निएंडरथाल एक अलग सीढ़ी पे था, वो बहुत लिहाज से फिजिकली इंसान के मुकाबले पे था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी, ये लिखता है कि ये समझने की कोशिश की है इसने इस किताब में कि क्या वजह थी कि सेपियंस ने कैसे उन्हें शिकस्त, क्या कोई मैसेकर हुआ, जीनोसाइड कहते हैं, या वो इंटीग्रेट हो गए। इंटीग्रेशन वाली बात जो है वो बायोलॉजिकली ज़्यादा सामने आ रही है, इसलिए कि ऑलमोस्ट तमाम मौजूदा इंसान की जीन्स जो है उसमें निएंडरथाल जीन्स हैं, 2 to 4% mainly. The only people who do not have Neanderthal genes are sub-Saharan Africans who never left sub-Saharan Africa, which is a very small number. Even जो लोग इस वक्त अफ्रीका में हैं वो भी माइग्रेट करके वापस आए, क्योंकि इतनी माइग्रेशन और क्रॉस माइग्रेशन हुई है कि ये कहना है कि जो लोग सब सहारन अफ्रीका में इस वक्त रह रहे हैं वो सब के सब ओरिजिनली सब सहारन अफ्रीका के नेटिव, ऐसा नहीं है। उन्होंने ट्रैवल करके बहुत से उनमें से वापस आए, उनकी जीन्स ने ये स्टोरी बताई है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और फिर उन्होंने थ्योरीज दी हैं कि क्या दो कंपीटिंग थ्योरीज हैं, एक वन है इंटरब्रीडिंग थ्योरी एंड अदर इज डिस्प्लेसमेंट। हो सकता है, इनका ये कहना है, हो सकता है दोनों में की बातें, दोनों चीज़ें। इंटरब्रीडिंग का ये मतलब है कि होमो सेपियंस बाहर निकले, निएंडरथाल्स, होमो इरेक्टस, डेनिसोवान्स और दीगर जो प्री ह्यूमन लोग थे उनसे मुलाकात हुई और इंटर मैरिजेस, चिल्ड्रन, और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता करके जो ह्यूमन से पहले वाली जो नस्लें थी वो सरवाइव नहीं कर सकी, या तो वेदर का मसला था या कुछ डिजीजेस ने उन्हें पकड़ लिया और वो मुकाबला नहीं कर सके, जबकि जो सेपियन था वो ज़्यादा इम्यून था बहुत सी डिजीज के बारे में। इसकी बहुत सी थ्योरीज हैं, जैसे कि अफ्रीका के बाज़ ट्राइब्स जो हैं वो मलेरिया के लिए इम्यून होते हैं, ये एक रियलिटी है। तो हो सकता है कि इस तरह की कोई चीज़ रही हो, मगर जवाब 100% के बाद भी नहीं है, मगर डिस्प्लेसमेंट और इंटरब्रीडिंग दोनों चीज़।
अब ये कहते हैं कि ये कैसे इंसान जो है ये इंसान बना, ये सैपियन जिस कहते हैं, सैपियन का मतलब है वाइज मैन। तो ये उसने कॉग्निटिव रेवोल्यूशन की बात की। तो कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के लिए आ, इसमें जो चीज उन्होंने जो जिसकी तो सबसे ज्यादा डिस्कशन किया है वो है एबिलिटी टू इमेजिन। किसी भी चीज को इमेजिन करके उसकी बुनियाद पर आप कोई चीज करें। तो उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि हुकूमत एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हुकूमत की या किसी ट्राइबल ऑर्डर की कि ये फला सरदार है फला नहीं है, ये कोई उसकी बायोलॉजिकल हकीकत नहीं। ये आपने एक चीज मान ली है, आपने इमेजिन कर लिया है तो वही हो। इसी तरह मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज हैं, रिलीजन भी उसी उसी चीज़ का हिस्सा है कि वो चीज़ आपके जहन में, उसका कोई फिजिकल वजूद नहीं है। एबिलिटी टू डू दैट। फिर आप मेरे ख्याल आगे जाके इस पर बात करेंगे। करेंसी, करेंसी इज ऑल्सो एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट कि आपने मान लिया है कि ये $10 बिल है, तो ये $10 बिल है, हमने एग्री कर लिया बिकॉज वी हैव एग्रीड दिस इज दिस piece of rectangular paper, green paper is $20। इसकी कोई फिजिकल हैसियत नहीं है, इसलिए कि व्हाट डज दैट मीन। वो हमारा एक असम्पशन है या हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है या हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये चीज़ जो है उसने ख़ास तौर पे बात की है कि ये चीज़ जो थी ये और लोगों में नहीं थी। और ये भी उन्होंने कहा है कि पहले कई 100 साल, यानी जो पिछले 100,000 ईयर्स को छोड़कर, होमोसेपियंस और होमोसेपियंस से पहले इरेक्टस वगैरह, इनमें और दूसरे जानवरों में कोई खास ऐसा फर्क नहीं था, यानी ऐसी कोई अशरफियत नहीं थी इनके पास सेपियंस के बाद। ये भी उसी तरह स्ट्रगल करते थे, गार से निकलते थे, शिकार करते थे, कभी कामयाबी कभी खुशी कभी गम। तो कभी मिल गया कभी नहीं भी मिला। और उनमें और बंदरों में कोई ऐसा फर्क नहीं था, कभी बंदर कामयाब कभी आप कामयाब। लेकिन ये चीज तकरीबन 1 लाख साल से हुई है कि होमोसेपियंस जो है, जो बात जो मैं जुमला कोट करना चाहूंगा, एंड ओनली इन द लास्ट 100,000 years with the rise of homo sapiens the man jumped to the top of the food chain। तो ये जो टॉप ऑफ द फूड चेन पे इंसान पहुंचा है, ये क्या है? एक और चीज उसने कहते हैं कि फायर, आग। आग का इस्तेमाल किसी और मखलूक ने नहीं सीखा। तो जब इंसान ने ये डिसाइड किया कि आग है कोई चीज और आग से बहुत कुछ होता है, तो इससे बहुत सारी चीजें हुई, जो बहुत सी चीजें आप सोचते भी। पहली चीज ये हुई कि आग से एक तो टेम्परेचर, ठंडक में अगर मार्क मिली तो आप सर्दी से मार नहीं रहे। अच्छा, दूसरी बात, जब आपके पास आग है, डंडे पे आग जल रही है, मशल है, या कहीं पे आपने आग, तो जंगली जानवर आपके नजदीक नहीं आता, तो आप और आपका जो कुंबा है छोटा सा, वो जानवरों से महफूज हो गया, लिहाजा आपकी उम्र में इजाफा हो गया। यानी आमतौर से अगर ये नहीं है तो किसी भी बड़े दरिंदे ने आपको खा लिया, अब आपकी कहानी खत्म। मगर जब आग आ गई आपके पास तो आपने उस अपने इलाके को सेफ कर लिया और आपने उन जानवरों से को भगाया डरा के। ज़ाहिर है आज तक इतने लाख साल की दुनिया हो गई, कोई भी जानवर ऐसा पैदा नहीं हुआ जो आग इस्तेमाल करता हो अपने बचत के लिए। अच्छा, दूसरी चीज, किसी वक्त किसने, ये हमें नहीं पता, किसी ने ये डिस्कवर किया कि खाने को अगर आग पर पका लिया जाए तो उसको खाना भी और उसको हजम करना भी बहुत आसान है। उसने ये बात की है कि उससे हुआ ये कि पहले इंसान निकलता था शिकार करने के लिए, कुछ घंटे लगते थे शिकार करने, फिर उसको बैठ के कच्चे गोश्त को खाता था, उसके बाद वो उसको हजम करता था। तो ये एक 11-12 घंटे का प्रोसेस था और यही उसका दिन था। सुबह नूर के तड़के से उठे और हिरन और बकरे की शिकार पे चले गए। उसके बाद उसको खाने और हजम करने में बाकी टाइम लग गया, फिर सो गए, अगला दिन आ गया। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि आग ने बड़े मसले हल किए। अच्छा, उसके बाद एक चीज जो हुई कि कुकिंग के साथ एक चीज जो इंसान के अंदर तब्दीली आई कि इंसान को की जो आंत की लंबाई है, इंटेस्टिन की लंबाई, वो कम होती गई, इसलिए कि जरूरत नहीं रही। यानी इंसान ने अडेप्ट कर लिया कि इतनी बहुत लंबी आंत की जरूरत नहीं है हमें पेट के अंदर। अभी भी आंत बहुत लंबी होती, कई मीटर लंबी होती है, आप भी डॉक्टर हैं, आप बायोलॉजी पढ़िए, लेकिन बहुत सी और मखलूक जो इंसान जैसी है उसके मुकाबले में आपकी आंतें छोटी, इसलिए कि आप खाना पका के खाने लग गए।
और पकाने की वजह से वो आंतें छोटी हो गई, आपको जरूरत नहीं थी इतनी लंबी आंत की। तो हुआ ये कि जो ब्लड है वो ब्रेन की तरफ जाने लगा और फिर ब्रेन की मैसिव ग्रोथ शुरू हो गई। दूसरी बात ये कि खाने को पकाने की वजह से आप काफी बड़ी तादाद में खाना उसको आप वो श्रिंक कर सकते हैं बाय कुकिंग, और उसको आप हाई प्रोटीन गज़ा जो है और हाई कैलोरी गज़ा कम जगह घेरती है मैदे में, वो आपके पेट में चली जाती है पकने से। और वही गज़ा अगर आप पकाए नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा मिकदार में खानी पड़ेगी और आप खा भी नहीं पाएंगे, तो आपका जो न्यूट्रिशनल नीड है वो पूरी नहीं होगी। तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस जो हैं ये हुए हैं। अच्छा, अब इसमें जो चीज़ इन्होंने जो और एक जो चीज़ आगे की है वो मैं आपको, इससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर एक आध पिक्चर्स जिनकी किताब में दी हुई हैं, अगर यू नहीं नहीं बेयर विद प्लीज, मी फॉर अ सेकंड, बिल्कुल आई शो यू कि जो एक एक चीज़ ये बड़ी खूबसूरत है, एक हैंड प्रिंट है जो मैं अभी शेयर करता हूँ स्क्रीन। तो ये एक हैंड प्रिंट है, ये एक 30,000 साल पहले, ये बहुत जी। बात की बात है। ये मेरे ख्याल है फ्रांस में किसी केव से उन्हें मिला है, और इट्स लाइक आई वाज हियर, उसने इसका टाइटल दिया। तो ये किसी ने पत्थर पे, रॉक पे ये रख के और उसके गिर्द कलर फेंका है। तो ये समझे दुनिया का सबसे पहला जो हमें मालूम है वो फिंगरप्रिंट या हैंड प्रिंट है। वाह। आजकल तो हम हैंड प्रिंट अपने सेल फोन और कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये कुछ थोड़ा सा इसमें है। अब मेरा ख्याल है अगर थोड़ा सा आप इसको मेरे ख्याल है एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को लेकर आए, तो वो एक बहुत बड़ी ह्यूमन हिस्ट्री का माइलस्टोन। जी, थैंक यू। असम देखिए, अच्छा खासा खेल कूद रहे थे और बेरियां खा रहे थे और जानवरों को मार के आग जला के खा रहे थे, और ज्यादा टाइम था लोगों के पास गपशप लगाने का और साथ में हंसने गाने का और एक दूसरे के साथ। तो उसने अचानक से ये सोचा कि क्यों ना खेती बाड़ी शुरू की जाए। उसने खेती बाड़ी के थोड़े बहुत आइडियाज आने लगे लोगों को। अक्सर स्कॉलर्स जो हैं वो ये लिखते हैं कि इट वाज अ बिग रेवोल्यूशन, और उसको बड़ा ग्लॉसी सा पेंट करते हैं। इवाल ने कहा कि ये सरासर झूठ है, पूरी तरह से ये गपशप है कि जब एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आया तो उससे बड़ी मुश्किलात हो गई लोगों के पास। वो जो लोग जो 20-30 घंटे हफ्ते में काम किया करते थे, अचानक से उन्होंने 60-70 घंटे काम करना शुरू कर दिया। ऐसी मुशक्कत और ऐसी मेहनत करना शुरू कर दी जिसके लिए ह्यूमन बॉडी एक्लिमेटाइज नहीं थी। तो वो नई नई किस्म की ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम शुरू होने लग गए लोगों को, बेचारों को। नॉट ओनली दैट, इन्होंने एनिमल्स के साथ बड़े क्रूअल हो गए इंसान, क्योंकि वो डोमेस्टिकेट करने लगे एनिमल्स को। और साथ में ये हुआ कि अब गल्ला हो गया, वीट, बार्ली, कॉर्न, ये सब चीजें लोगों के पास आने लगी, तो डाइट रिस्ट्रिक्ट हो गई। अच्छा खासा जो बहुत सारी चीज, पूरा जंगल हैबिटेट खा जाया करते थे, और वो 2-3 चीजें सिर्फ खाने लगे। उससे एक फायदा जरूर ये हुआ कि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ी, मगर उस ह्यूमन पॉपुलेशन को क्लोज क्वार्टर्स में साथ रहने की वजह से बहुत सारी इलनेसेस लाक हुई और बहुत सारे इन्फेक्शन से लोग जल्दी मरने भी लगे। एट द सेम टाइम वो ये कहते हैं कि जो मेन चीज हुई उस जमाने में एहसान, वो सोशल चेंजेस बड़ी आई। एक सोसाइटी चेंज हो गई, हंटर गैदरर सोसाइटी एकदम से एग्रीकल्चरल सोसाइटी हुई। और ये जो एग्रीकल्चरल सोसाइटी हुई ना, ये अचानक से बड़ी पेट्रियार्कल हो गई। प्राइवेट प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम साथ में आना शुरू हो गए कि मेरी जमीन है या आपकी जमीन है, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गई। इन्होंने जेंडर बेस्ड और रेस बेस्ड बड़ी बड़ी नाइंसाफियां शुरू कर दी, स्पेशली औरत को गुलाम बनाया, औरत को अपने से इंफीरियर इसमें किया। वो जो इन्होंने थ्योरीज दी हैं कि क्या वजह हुई हिस्टोरिकली मेल जो है डोमिनेट कर पाए, उसने इन्होंने 2-3 थ्योरीज उस पर जरा जी, सा कुछ कमेंट्स करें। उसको मैं ये कहता हूं कि बेसिकली वो, क्योंकि वो एग्रीकल्चर वाज मोर मसल बेस्ड, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये जो बाहर काम कर रहे हैं, जो बहुत जोर से बाहर काम कर पा रहा है, उसको प्रायोरिटी हो गई, उस जेंडर को ज्यादा प्रायोरिटी हो गई। जबकि जो दूसरा फीमेल जेंडर है वो घर पे रह के घरेलू काम कर रहा था। उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये कोई इतनी
बड़ी चीज नहीं, खुद ही आर्बिट्री डिसाइड कर लिया कि ये कमतर है, ये बढ़तर है। इसकी वजह से जो एक चीज एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के दौरान इन्होंने चीजें समझी इंसान ने, वो उसमें से एक जो सबसे बड़ी चीज ये थी कि उनको समझ आया कि इंसान के अंदर कैपेसिटी है बहुत सारा ऑर्गेनाइज करने की, बहुत सारे इसमें मैं पॉइंट आउट करना चाहूँ, इन्होंने एक पिक्चर दी है कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जो आई, तो जो इलाके जो ये दिखा रहे हैं रेड, इनमें तकरीबन सब जगह एक साथ किसी वजह से कमोबेश आगे पीछे एग्रीकल्चर का स्टार्ट हुआ। तो ये मेडिट्रेनियन है, ये चाइना का ईस्टर्न साइड है, ये वेस्टर्न अफ्रीका है, ये लैटिन अमेरिका है, उसके अलावा कुछ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कुछ आबादियाँ हैं। आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट नेटिव अमेरिकन एंड हाउ दे, सो ये वैसे तो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन मेडिट्रेनियन को कहा जाता है, लेकिन उसी से कुछ कमोबेश ये इलाके भी एग्रीकल्चर के मैदान में आगे आते हुए नजर आए। और इसकी मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, कुछ इन्होंने एंटरटेन की, कुछ नहीं की। तो विदाउट इंटरप्टिंग आई लेट यू फिनिश व्हाट यू वर सेइंग। उसमें उन्होंने कहा कि जब इंसानों को ये कैपेसिटी इंसानों में डेवलप हुई, समझ डेवलप हुई कि हम बहुत मैसिव पैमानों पे ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, तो उन्हें ये बात समझ में आ गई कि ये ऑर्गेनाइजेशनल पोटेंशियल जो है उसकी वजह से वो फूड चेन में भी ऊपर आए और सारी दूसरी स्पीशीज को भी एक्सटिंक्ट करा दिया, और वो अपने तौर पे खुद से अशरफुल मखलूकात बनते चले गए। ऑल्दो बायोलॉजिकल रेवोल्यूशन जो है वो स्नेल पेस पे थोड़ा थोड़ा चलता रहा, मगर जो इमेजिनरी रेवोल्यूशन है इंसान की सोच की और इमेजिनेशन करने की कैपेसिटी बहुत तेजी से चली उस टाइम में, समहाउ आफ्टर द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। जिस तरह सोसाइटी चेंज होती गई, तो उसने अचानक से इमेजिनेशन के धारे बदल दिए। ये इमेजिनेशन थी जिसने इंसानों को मिथ कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया। We were speaking beings, we were imagining beings and we were gossiping beings. ये तीन चीजें करते हैं, ये बोलते हैं, गॉसिप करते हैं और इमेजिन करते हैं। इसकी बेस पे इन्होंने बहुत सारी मिथ्स बनाना शुरू की। जब मिथ्स आई तो मिथ्स से मजीद ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन होती गई। एक चीज वो बड़ी अच्छी समझाते हैं कि मिथ कैसे डेवलप होती है। अक्सर जब मैं लोगों के सामने कहता हूँ कि मिथ, रिलीजन इज अ मिथ, तो नाराज होते हैं। अभी भी आपने भी मेंशन किया कि रिलीजन को भी मिथ कह रहे हैं, वो नाराज होते हैं। मिथ को हम इस तरह नहीं देख सकते कि मिथ सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है, उसको उस पैमाने पे नहीं नाप सकते। उसको उसकी यूटिलिटी पर और उसकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी की बेस पे उसे परखा जाता है। जिसने भी मिथ बनाई उन्होंने चार चीजों को वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा जहन में रखा कि मिथ किस तरह फैलती है और मिथ कैसे स्टार्ट होती है और मिथ के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल पोटेंशियल किस वजह से आती है। एक तो ये कि जो मिथ को प्रपोज करता है वो उसको एब्सोल्यूट ट्रूथ बना के प्रपोज कर रहा है। दूसरी बात ये होती है कि वो मिथ को मटेरियल रियलिटी के अंदर प्रेजेंट करता है कि मेरी मटेरियल रियलिटी में ये मिथ कैसे काम करेगी। तीसरा यह कि वो इंसान की डिजायर के साथ मिथ को कनेक्ट कर देते हैं। और चौथी चीज ये होती है कि वो कहते हैं कि मिथ्स जो है उसकी वजह से हम सब अपने आप को विद इन द ग्रुप समझते हैं। इंसान को ये डर लगा रहता है ज्यादातर कि मैं मिथ गलत हो या सच हो कोई भी बात नहीं, मगर मैं ग्रुप से बाहर ना हो, क्योंकि वी आर सोशल बीइंग्स, वी वांट टू बी पार्ट ऑफ द ग्रुप। तो इस वजह से मिथ्स डिफरेंट लेवल की सक्सेस अचीव करती हैं। दुनिया में अब तक जितनी भी मिथ्स हुई उसमें सबसे बड़ी मिथ वो कहते हैं इज मनी। मनी पे सब कुछ, चाहे हमारे मजहब अलग हो, चाहे कलर अलग हो, चाहे सबको ये पता है कि $50 का नोट $50 का नोट है। उसको आप कहें कि नहीं $49 का, तो झगड़ा हो जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज जो सबसे सेकंड बिगेस्ट मिथ इज द मिथ ऑफ एन एम्पायर, और तीसरी बिगेस्ट मिथ इज द मिथ ऑफ रिलीजन। ये तीनों एंशिएंट मिथ हैं रिलेटिवली, ऑल्दो उसमें अभी भी मिथ सबसे बड़ा रुपया अभी तक चल रहा है। जो नई मिथ्स हैं उसमें कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, मैं लोगों से कहता हूं कि कम्युनिज्म इज अ मिथ, तो नाराज हो जाते हैं। कैपिटलिज्म तो इतनी बड़ी मिथ है कि वो बेच रहा है इस प्रीमिसेस पे कि ग्रीड इज गुड। सोचे अब तक वो इस चीज को, मिथ को इतने महीने, इतने साल हो गए वो ये बेचते आ रहे हैं हमें। कम्युनिज्म की मिथ क्या है कि देयर इज नो हायरार्की, सारे इंसान बराबर है। अब ये इंसान के जहन में ही आएगी ना बात। कभी आपने किसी बंदर से सुना है कि जो कहता है मंकीज ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, वी हैव गॉट टू लूज, देयर आर चेन्स? कभी नहीं सुनेंगे आपसे। ये इंसान के जहन, इसलिए ये मिथ है।
मकसद ये है कि जो पुरानी मिथ, एंशिएंट मिथ्स में और नई मिथ्स में फर्क ये है कि एंशिएंट मिथ्स जो थी उसके पीछे यूनिवर्सिटी का डिस्कोर्स नहीं चल रहा था। अभी नई मिथ्स जितनी भी है उसके पीछे बहुत बड़ा हार्वर्ड और येल का डिस्कोर्स चल रहा है। आप कुछ भी पूछे उनसे तो वो आपको मटेरियल रियलिटी में प्रूफ करके बता देंगे कि ये रेजनिक का पेपर आया है और ये रिचर्ड वुल्फ का पेपर आया है। मैं यहीं पर रोकता हूँ, प्लीज गो अहेड। अच्छा, तो अब थोड़ी सी बात करते हैं साइंटिफिक रेवोल्यूशन की। उसमें मैं जो इन्होंने इसके इंट्रोडक्शन में एक चीज़ की है उसको मैं स्क्रीन शेयर के जरिए दिखा देता हूँ कि इन्होंने कहा है कि द हिस्टोरिकल प्रोसेस दैट लेड टू अलामोगाडो। सो अलामोगाडो एक जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से पहले जहाँ अमेरिका में पहला तजुर्बा किया गया था, उसको वो सब जगह का नाम न्यू मैक्सिको में थी जहाँ पे, तो वो और एंड द मून, यानी कि मून पे इंसान के कदम रखने और न्यूक्लियर तजुर्बे तक की जो कहानी है, the historical process that led, that is called the scientific revolution. During this revolution, humankind has obtained enormous new powers by investing resources in scientific research. It is a revolution because until about AD 1500, humans the world over doubted their ability to obtain new medical, military and economic powers. तो ये कहते ये हैं कि जो 1500 साल का जो 15th सेंचुरी तक का जो, यानी आज से 500-600 साल पहले तक का जो टाइम था, उस पे इल्म बुनियादी तौर पे सर्वाइवल का इल्म है, यानी जो है जो नॉलेज है उसको मेंटेन करना और उसको मेंटेन करना, नई नॉलेज क्रिएट करना और नई चीज़ें बनाना, और उस पे एम्फेसिस भी नहीं था। वो एम्फेसिस चेंज हुआ है कोई 500 साल पहले, और यकीनन वो चेंज किसी चुटकी बजाने किसी जादू से नहीं हुआ है। उसके पीछे जो 1 लाख साल की ह्यूमन हिस्ट्री है उसका ये एक तरह से आउटकम। ये जाहिर है इसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, आप थ्योरी दे सकते हैं कि चूंकि उससे फाउंडेशन ले हो गई तो इवेंचुअली 500-600 साल पहले इंसान जहनी तौर पे, इर्तकाई तौर पे तैयार हो गया था साइंटिफिक रिवोल्यूशन स्टार्ट। उसके लिए बहुत से कई ट्रिगर्स हो सकते हैं, हालात के ट्रिगर हो सकता है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, नेशन स्टेट की इब्तदा हो सकती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो सकती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेसिंग साइंटिफिक आइडियाज, वो सब चीज़ें हो सकती है। जाहिर वो भी किसी वजह से हुई, ये सारी चीज़ें भी। तो ये एक एवोल्यूशन है। मेरे ख्याल इसमें एवोल्यूशन को मजीद डिफाइन करने की, वो वर्ड इटसेल्फ टेल्स यू व्हाट इट इज। तो उन्होंने ये देखा कि तो इसमें एक और बात उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग की है कि पिछली 5 सदियों में humans जो हैं, they came to believe that they should increase their capabilities by investing in scientific research. And this wasn't such just blind faith, it was repeatedly proven. तो ये इंसान ने देखा कि जब वो अपनी तवानाई, रिसोर्सेज, तवज्जो साइंटिफिक रिसर्च की तरफ मरकूज करता है, तो उससे जो चीज़ पैदा होती है वो आउटकम, वो रिसोर्सेज को बढ़ाती है, और रिसोर्सेज के बढ़ने से इंसानी लाइफ की क्वालिटी और टू सम एक्सटेंट क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। आज लाइफ इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, इवन अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड में बढ़ी। तीसरी दुनिया के ममालिक में भी जब आप 100 साल पहले की देखें, पाकिस्तान को देखें, सेनेगल को देखें, मलेशिया कहीं को देखें, अमेरिका और स्कैंडिनेविया को छोड़ दें, जहाँ पे सब्सटैंशियल फर्क है, 8 से 10 साल का लाइफ एक्सपेक्टेंसी में इजाफा हो गया। कितना इंसान जिंदा रह सकता है, और उसमें वेल ईयर्स यानी कि हेल्थी ईयर्स उनका इजाफा भी हुआ है। सिर्फ यही नहीं कि 88 साल या 87 साल तक इंसान जिंदा हो रहा है, बल्कि कितने साल वो हेल्थी रहता है। ये सारा कुछ कैसे हुआ है? ये साइंटिफिक रिसर्च की वजह से हुआ है। तो ये एक तरह का सेल्फ परपिचुएटिंग जो है ये साइकिल है। तो इन्होंने एक डायग्राम भी दिया है, अगर मुझे मिली तो मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें पावर, रिसोर्सेज और रिसर्च, इन तीन का मेरे ख्याल है ये है। तो मैं अभी शेयर कर देता हूँ। ये इन्होंने देखा साइंटिफिक रेवोल्यूशन फीडबैक। तो उसमें लिखा है कि पावर जो है वो रिसोर्सेज को देती है, एलोकेनी गवर्नमेंट जो है वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, रिसोर्सेज से रिसर्च होती है,
रिसर्च का फायदा पावरफुल लोगों को होता है, पावरफुल लोग और रिसोर्सेज। ये एक तरह का परपेचुअल साइकिल है, और जब उससे पूरी सोसाइटी बेनिफिट करती है तो ये गाड़ी आगे चलती जाती बिल्कुल। है। अगर सोसाइटी पूरी बेनिफिट नहीं करती तो वहां पे गाड़ी रुक जाती है, नहीं चल पाती। बहरहाल ये वो एक अलहदा बहस है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, एक लैटिन वर्ड है इग्नोरामस। उसका मतलब है वी डू नॉट नो। ये साइंस का एक बहुत बड़ा इम्तियाज है, जो कि दूसरी उलूम से बहुत मुख्तलिफ है। मैं नहीं जानता। और सोक्रेटिस ने कहा था ना कि मैं जानता हूँ कि मैं कहीं क्या नहीं जानता। और ये बहुत बड़ी बात है, ये जानना कि आप क्या नहीं जानते, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी इल्म में तरक्की करने के लिए। जब बिल्कुल। तक आप इस चीज़ को एडमिट नहीं करेंगे, एक्नॉलेज नहीं एक करेंगे। ये एक थोड़ा चीज सा साइंटिफिक रेवोल्यूशन के हवाले से बात की मैंने। कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे सर? मैं सिर्फ एक चीज कह रहा था कि हरारे ने ही एक जगह किताब के अंदर, इसी किताब में लिखा कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन को साइंटिफिक रेवोल्यूशन कहने से अच्छा यह है कि उसे रेवोल्यूशन ऑफ इग्नोरेंस कहा गया है, कि इग्नोरेंस को लोगों ने दूसरी तरीके से देखना शुरू कर दिया। हाँ। अच्छा, इसमें अब इन्होंने आगे चल के बात की है व्हील्स ऑफ इंडस्ट्री की। वो मैं आपको अभी हाँ। तो अब अच्छा, इंडस्ट्री का जो शुरुआत हुई है मोस्टली वेस्टर्न यूरोप में, मगर अब सब जगह फैल गई। वो जाहिर साइंटिफिक रेवोल्यूशन की जो फाउंडेशन थी, उसी पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की फाउंडेशन, और उसी पे अब टेक्नोलॉजिकल या डिजिटल रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं, ये सब ये कंटिन्यूटी है। ये कोई इनको आप पार्ट्स आउट नहीं कर सकते कि ये यहाँ तक साइंटिफिक थी और यहाँ तक। ये एक सिलसिला है, ये एक नेचुरल आउटकम है मुख्तलिफ किस्म की तरक्कियों। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने की है जो मैं आई वुड लाइक टू सिंपली कोट इट। For millennia prior to the Industrial Revolution, humans already knew how to make use of a large variety of energy resources. तो जब उन्होंने लकड़ी जलाई और उससे आग पैदा की, उससे लोहे को पिघलाया, तो बेसिक टेम्पलेट सेट हो गया था जी एक्सपेरिमेंट करने का। बिल्कुल। Sailing ships harnessed wind power to move around, and water mills captured the flow of rivers to grind grain. Yet all these had clear limits and problems. Trees were not available everywhere. Wind didn't always blow when you needed it, and water power was only useful if you lived near a river. तो ये जब चीजें लोगों को नजर आने लगी, तो उन्होंने कहा भाई ये तो प्रॉब्लम है हमारे पास, ये चीजें हर वक्त नहीं मौजूद हैं। तो उसको कैसे इन्होंने आ, उस एक कमी को, उस डिफिशिएंसी को कैसे ये चीज यानी कि उसको ओवरकम कैसे किया। तो इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, द सीक्रेट इन द किचन। अगर आपको याद हो चैप्टर, उसमें ये जो स्टीम का कॉन्सेप्ट था, तो जी स्टीम ने किसी ने देखा स्टीम को कि ये तो बहैसियत खुद एक पावर है, और उससे स्टीम इंजन की शुरुआत होती है। वो भी अपनी जगह एक छोटी सी रेवोल्यूशन है। और स्टीम इंजन ने ना सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन को रेवोल्यूशनाइज किया, बल्कि इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज जी किया। आपके पास एक एक सोर्स मिल गया एनर्जी को हार्नेस करने और उसे यूज करने का। तो आप मौसम और नेचुरल चीज़ों के जिसे कहना चाहिए कि डिपेंडेंट नहीं रहे, उस पर आपका निसार नहीं रहा। ये कुछ चीज़ें इन्होंने दी हैं। वैसे तो ये ज़ाहिर तफसील तलब है, अगर आप बहुत ज़्यादा तफसील में जाएँ उस पर बहुत बात हो सकती है। फिर आगे चल के वो जो मौजूदा जो डिजिटल रेवोल्यूशन है और उसकी बात भी करता है कि किस तरफ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। मेरे ख्याल है किसी रीडर के लिए कोई भी रिव्यू काफ़ी नहीं होता। इसका मकसद यही था कि इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो, और जो लोग जी। सुन रहे हैं अगर वो मौका मिले तो इस और किताब को साथ में एक तफसील से छोटी पढ़ें। सी समरी भी दे सके हम लोगों को। बिल्कुल। तो इसमें जो चीज़ मैं कुछ कहना चाहूँगा, फिर आप इसको कुछ जरूर। मज़ीद कह के हमें इजाज़त लेनी चाहिए, इसलिए कि वीडियो को बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए कि इट हैज़ टू बी ससेंट, एंड ऑल्दो दिल तो नहीं चाहता इतनी अच्छी किताब को इतनी जल्दी समराइज करने की। तो बात असल में ये है, इस हरारी ने इंसानियत की ये कोई
इवेंट की हिस्ट्री नहीं है, ये कि डायनेस्टीज की हिस्ट्री नहीं है, ये किसी खास एम्पायर की हिस्ट्री नहीं, किसी रेस की हिस्ट्री नहीं है, ये इंसानियत की हिस्ट्री है, इंसान। ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री है। और उससे उसने ये समझने की कोशिश की है कि ये जो सफ़र है 3 लाख साल का, और खसूसी तौर पे 1 लाख साल का, ये कहाँ कहाँ से होके गुजरा है, उसको देखते भी किधर जाता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी अहम बात जी बिल्कुल। साथ में इसमें जस्ट जस्ट टू यू नो रैप अप, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो है वो कहते हैं कि हिस्ट्री जो है वो हमें आज की सिचुएशन दिखाने में तो हेल्प करती है, मगर प्रिडिक्शन इज वेरी डिफिकल्ट। है। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है कि आप देखिए कि हरारे और स्टीफन पिंकर और ऐसे बहुत सारे ऑथर्स पिछले 10-20 साल में वेस्टर्न यूरोप और शुमाली अमेरिका के अंदर हम देखते हैं जो लिख रहे हैं, उन्होंने वो दे आर मल्टी डिसिप्लिनरी ऑथर्स, नंबर वन। नंबर टू इज कि वो उन्होंने इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और अच्छी चीजें जो हम ऐसे शायद बड़ा मुश्किल हो, अनलेस यू हैव गॉट क्वालिफिकेशन इन दैट पर्टिकुलर डिसिप्लिन, उसको समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इन लोगों ने, ये जो नए ऑथर्स हैं, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ये ले पर्सन के लिए किताबें लिखी हैं। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस किताब को पढ़ना बड़ा आसान है। जी यू जस्ट नीड टू नो इंग्लिश लैंग्वेज, अदरवाइज ये किताब बिल्कुल ऐसे लिखी गई है कि एक एवरेज इंटेलिजेंट आदमी इसको बहुत आराम से पढ़ सकता है। इसके बिल्कुल लिए पीएचडी की जरूरत नहीं है, बहुत बिल्कुल। आसान सादा लैंग्वेज और बहुत एंटरटेनिंग अंदाज में लिखा है बहुत हरारी ने। इसका बहुत जो ये सबसे बड़ी जो बात है हरारी की, कि ये अपनी एकेडमिक जीनियस को शो ऑफ नहीं करता। मतलब बिल्कुल ही इज ए ब्रिलियंट मैन, हमें उसको बताने की जरूरत नहीं। मगर जिस तरह की किताब, जिस अंदाज में लिखता है समझाते हुए, आपको ये नहीं लगेगा कि ये आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, आपको सब बता रहे हैं अपने ख्याल, और बिल्कुल। आप पढ़ते चले जाते हैं, आप फिर किताब को रखने का दिल नहीं करता। तो ये इसकी मेरे ख्याल है सबसे बड़ी जो एक सक्सेस है या क्वालिटी है इस किताब की। बाकी हर ऑथर, हर किताब तनकीद के लिए खुली होती है कि पढ़ने वाले पे उसको किस नज़र से देखता है। हमारा भी मकसद कोई ख्यालात को पुश करना है या उसको प्रमोट करना नहीं। तो रिव्यू से ये होता है कि जहन खुलते हैं, सोच में तब्दीली आती है, लोगों को नई चीज़ें एंटरटेन करने, सोचने का मौका मिलता है। और आई थिंक यही मकसद इनका भी है किताब को, कि ही डजंट क्लेम टू बी अ रिफॉर्मर और प्रीचर और एनीथिंग, ही इज जस्ट पुटिंग आउट सम आइडियाज, और इट्स अप टू यू हाउ यू लुक एट एक आखिरी इट। बात, जी। एक आखिरी बात बस निकलते हुए मैं ये हम्म। कहूंगा कि सुनने वालों के लिए कि ये किताब जो है वो अब उर्दू के अंदर भी ट्रांसलेटेड है। अगर अच्छा, कोई वेरी देखना नाइस। चाहे तो यूट्यूब पे इसका पूरा उर्दू की ट्रांसलेशन अवेलेबल है। इसका नाम बंदा बशर के नाम से किसी ने, अच्छा, मोहम्मद बंदा नकवी बशर। साहब ने, उन्होंने और बड़ी अच्छी ट्रांसलेशन की है उसको। फन क्या नाम खत्म, बताया ऑथर का आपने? मोहम्मद नकवी, मोहम्मद नकवी, अच्छा। ठीक है। सैयद नकवी, आई डोंट नो अच्छा, लास्ट नकवी। नेम। लेकिन उन्होंने ये जो अच्छी चीज है उस किताब की, जो अगर सुन रहे हो तो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ी अच्छी ट्रांसलेशन की है और उसका फन खराब नहीं होता। वो जो हम्म। अंग्रेजी पढ़ के आप चेंज करते हो उर्दू की ट्रांसलेशन में, तो वो जो उसकी उसकी जो उसकी एक्साइटमेंट नहीं लूज होती। हम्म। हाँ, ये बहुत मुश्किल काम है कि अल्फाज बहुत को ट्रांसलेट करना आसान होता है, मगर उस आइडिया को दूसरी जबान में ट्रांसलेट करना बहुत ज़्यादा, इसके लिए एक्सपर्ट लेवल की एबिलिटीज बिल्कुल। चाहिए। तो आई थिंक इसके साथ हम रैप अप करते हैं, फिर कुछ हफ्ते के बाद एक नई किताब के साथ वापस आएंगे। ये जो वीडियो हम यूट्यूब पे भी पोस्ट कर देंगे, उसके बाद जो एक नया फेसबुक का पेज है एहसान सुहेल रिव्यू के नाम से, उस पर भी आ जाएगा। तो जो लोग उस पर जाके देखना चाहेंगे वो उसको देख लेंगे। आप हमें ये कहते हैं, देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए। आप भी, थैंक यू वेरी मच।